हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर की। ये चैप्टर 3 है और ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, जैसे DSSB, KVS, NVS, UPPCS एक्सेट्रा। तो ये तीसरा जो चैप्टर है वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके बारे में हम बात करें तो इसमें किस तरह से जो 3 महाद्वीप हैं उनकी चर्चा होती है, उनमें किस प्रकार से मुख्य रूप से जो साम्राज्य फैले उनकी चर्चा होती है, किस प्रकार उन्होंने आर्थिक सामाजिक अपनी स्थिति को मजबूत किया, उन सब की चर्चा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। मतलब रोम साम्राज्य दूर दूर तक जो फैला हुआ था उसमें ये हिस्सा शामिल था। अब इसमें बात करें, रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार था। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहली है पाठ्य सामग्री, दूसरी है प्रलेख या दस्तावेज हम जिस नाम से जानते हैं, तीसरी है भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे हम वर्ष वृतांत अनाल्स कहा जाता है, क्योंकि ये वृतांत प्रतिवर्ष लिखा जाता, उस नाम से हम जानते हैं। प्राचीन काल में पेपाइरस के पौधा होता था, उसमें ये लिखा जाता था। जो लेखन सामग्री होती थी वो पेपाइरस के पौधा होता था, उसके पत्तों, उनकी छालों, उन चीज़ों पर ये लिखा जाता था। पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइरस पत्र पर लिखे गए और पाए जाते हैं। और जो इनके जानकार होते हैं उन्हें पेपाइरोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि पेपाइरस शास्त्री कहा जाता है। एनसीईआरटी के अगले पन्ने पर देखें तो इसमें पता लगता है कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वह आपस में लड़ते रहते थे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी, जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कई कई प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यानी कि इसमें रोम और ईरान के बारे में विशेष रूप से हम जानेंगे। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा पश्चिमी दक्षिणी की माफ कीजिएगा उत्तर और दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियां राइन और डेन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। भूमध्य सागर और नीचे दक्षिण में सहारा रेगिस्तान है और ऊपर राइन और डेन्यूब नदी इनकी सीमा का निर्धारण करती थी। इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्व अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ता चीन यानी कि वृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। अब हम अगले पन्ने में देखेंगे साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहा सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो इन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। यानी कि तीसरी शताब्दी से पहले को कहें तो हम पूर्ववर्ती और तीसरी शताब्दी के बाद परवर्ती। आगे हम साइड में ये भी देखेंगे कि गणतंत्र यानी कि गणतंत्र रिपब्लिक
एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। सेनेट में धनवान परिवारों का एक छोटा सा समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। व्यावहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और अगस्तस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। यानी कि 27 ईसा पूर्व में गणतंत्र शासन खत्म हो गया। उसके बाद जो सत्ता आ गई वो अगस्तस के पास में आ गई। आगे हम शॉर्ट पॉइंट में देखेंगे कि बलात् भर्ती वाली सेना क्या होती है। बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। रोम साम्राज्य में 25 वर्ष तक आपको सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। दो महान शक्तियों की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि ये दोनों महान शक्तियां जो साम्राज्य हैं, इनमें बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों ने इन पर शासन किया उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीका प्रांत, त्रिपोलितानिया और सायरोनाइका यानी कि यूनानी भाषा के बीच में जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वह सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वह कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। प्रथम सम्राट अगस्तस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 ईसा पूर्व में, यानी कि हमें पहले भी हम ये देख चुके हैं कि 27 ईसा पूर्व से पहले गणतंत्र का शासन था और 27 ईसा पूर्व के बाद प्रिंसिपेट का शासन था, यानी कि अगस्तस का। अगस्तस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि यह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोमन एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग यानी कि मुख्य रूप से रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व होता था। इसमें आगे चलकर इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। आगे हम देखते हैं कि जो सैनिक हैं वो बेहतर सुविधाओं के लिए, सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन करते थे, जो एक बड़े विद्रोह का रूप धारण कर लेती थी। इसमें देखेंगे कि सेनेट सेना से घृणा करती थी। जो सेनेट थी जिसमें कुलीन वर्ग शामिल था वो सेना से घृणा करती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। अगर संक्षेप में देखें तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ये प्रश्न आता भी है 11वीं के बच्चों के लिए कि इस पाठ में कि 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो इस पाठ में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना।
अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहले 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नरसैंगिक हो अथवा ग्रहण किया हो। उत्तराधिकारी, दत्तक और सेना में भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मान्यता थी। उदाहरण के रूप में टाइबेरियस, जो रोम सम्राटों की एक लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला अगस्तस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता की सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्तस ने उसे गोद ले लिया था। ध्यान रहे, जो टाइबेरियस था उसे अगस्तस ने गोद लिया था, उसका अपना वो पुत्र नहीं था। आगे हम इसमें देखेंगे कि अगस्तस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजन ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के 4 पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। अब हम जानेंगे कि निकटवर्ती पूर्व से क्या अभिप्राय है। निकटवर्ती पूर्व यानी कि रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। मैप के माध्यम से देखें कि ये इलाका निकटवर्ती पूर्व कहलाया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि यह राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेराड के राज्य से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस किलोग्राम सोना, लगभग 1,25,000 किलोग्राम सोना के बराबर आमदनी होती थी। ध्यान रहे, दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। ठीक है, दिनारियस एक चांदी का सिक्का था जो 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी की होता था। साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनमें उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। आगे हम इसमें देखेंगे कि सम्राट गैलिनस, जिनका शासनकाल 253 से 268 तक है, सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करना अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य को नियंत्रण उनके हाथों में ना जाने पाए। इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम ध्यान दें कि सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी कि अपने मजिस्ट्रेट, अपने सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। आगे हम बात करेंगे तीसरी शताब्दी के संकट की। यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गए। तीनों भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य समुदाय, जिनमें से प्रमुख एल्मेनाई,
फ्रैंक और गोथ थे ने राइन तथा डैन्यूब नदी के सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण किया जो काला सागर से लेकर एल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। अब ये विदेशी बर्बर जातियां मैंने ऊपर अभी बताई हैं आपको, एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थी जो बर्बर जाति थी। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट यानी कि 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। रोम में लिंग साक्षरता और संस्कृति की बात करें तो रोम समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी कि सामान्य रूप से गणतंत्र के परवर्ती काल यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था,